तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी है अब्दुल कदीर खान की, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चोरी को अंजाम दिया। ये महत्वाकांक्षा, धोखे और एक ऐसे राज की कहानी है जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, आखिर कैसे एक अकेला इंसान दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे खतरनाक तकनीक को चुराकर अपने देश ले गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस देश को एक न्यूक्लियर पावर भी बना दिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी का हीरो या कहें विलेन है A.Q. खान्स, एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो यूरोप में काम कर रहा था। उसकी शान जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके मिशन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 18 मई 1974। भारत ने पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया। इस खबर ने यूरोप में बैठे A.Q. खान के अंदर जैसे एक आग लगा दी। देखिए, ये सिर्फ एक साइंटिफिक कामयाबी नहीं थी। 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार का जख्म अभी ताज़ा था। ऐसे में भारत का न्यूक्लियर पावर बनना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया, और खान के लिए ये एक सीधी चुनौती थी। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। न्यूक्लियर बॉम्ब एक जनरल टर्म है। इसके दो मेन टाइप होते हैं। एक है एटम बॉम्ब, जो फिशन यानी परमाणु विखंडन से चलता है और कम पावरफुल होता है, और दूसरा है हाइड्रोजन बॉम्ब, जो फ्यूजन यानी परमाणु संलयन पर काम करता है और एटम बॉम्ब से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। यही सवाल कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसी सोच के साथ खान ने सीधा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को एक खत लिखा। इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी, ये देश के सम्मान और बराबरी की लड़ाई का एक तरह से ऐलान था। खान ने अपनी सर्विसेज ऑफर की और वादा किया कि वो पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाकर रहेगा। तो अब कहानी में एंट्री होती है नीदरलैंड्स की, जहां एक हाई सिक्योरिटी यूरोपियन न्यूक्लियर फैसिलिटी में A.Q. खान काम कर रहा था, और उसके पास एक ऐसी पहुंच थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। खान जिस कंपनी में काम करता था उसका नाम था यूरेनको। ये ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और जर्मनी का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था, मतलब एक टॉप सीक्रेट जगह। उसका काम था टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना, और यही काम उसे दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स के दरवाजे तक ले गया। यहाँ खान ने जो किया वो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं था। उसे सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन्स को जर्मन से डच में ट्रांसलेट करने का काम मिला। उसने उन डिजाइन्स के सारे ब्लूप्रिंट्स, ड्राइंग्स और एक एक टेक्निकल डिटेल को चुपके से कॉपी कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने 100 से ज्यादा सप्लायर्स की एक लिस्ट भी चुरा ली, जिससे ये पता चलता था कि बम बनाने का सारा सामान कहाँ कहाँ से मिलेगा। अब देखिए, ये सब कुछ हो रहा था कोल्ड वॉर के दौर में। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, और यही माहौल खान के लिए एक तरह का, कह सकते हैं कि एक परफेक्ट कवर बन गया। हुआ ये कि डच अथॉरिटीज को खान पर शक हो गया था, और उसे गिरफ्तार करने से पहले उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को इन्फॉर्म किया। लेकिन CIA ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, उसे जाने दो, हम उस पर नजर रखेंगे। उन्हें लगा कि वो कुछ कागज ही तो ले जा रहा है, इससे क्या ही होगा। ये एक ऐसी गलती थी जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। और फिर देखिए कि कैसे जियोपॉलिटिक्स ने पूरा खेल पलट दिया। अप्रैल 1979 में अमेरिका ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन उसी साल दिसंबर में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब अमेरिका को सोवियत संघ से लड़ने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी। नतीजा, अमेरिका ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से अपनी आंखें हटा लीं और सारे प्रतिबंध भी हटा दिए। तो नीदरलैंड से ये सारे सीक्रेट्स लेके A.Q. खान हीरो की तरह वापस पाकिस्तान पहुंचता है। अब वो देश के सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट यानी न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को लीड करने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन पाकिस्तान पहुंचकर भी रास्ता सीधा नहीं था। वहां पहले से ही प्लूटोनियम पर बेस्ड एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन खान ने सरकार को ये यकीन दिलाया कि उसके पास जो चोरी किए हुए यूरेनियम के डिजाइन्स हैं, उनसे बम बनाना कहीं ज्यादा तेज और आसान होगा। इस अंदरूनी पावर स्ट्रगल में खान की जीत हुई और पूरे प्रोजेक्ट की कमान उसके हाथ में आ गई। और नतीजा, खान के लीडरशिप में प्रोजेक्ट 706 ने सिर्फ कुछ ही सालों में 1984 तक एक वर्किंग न्यूक्लियर बम बनाकर तैयार कर दिया था। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए इसका टेस्ट होना अभी बाकी था। लेकिन मजे की बात यह है कि अगले 14 साल तक ये बम एक राज बना रहा। दुनिया को कोई अंदाजा नहीं था कि एक नया न्यूक्लियर पावर देश तैयार हो चुका है।
बस एक चिंगारी का इंतजार था जो इस राज को दुनिया के सामने ले आती। और फिर वो चिंगारी भड़की मई 1998 में। भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत एक के बाद एक 5 न्यूक्लियर टेस्ट कर डाले। इस कदम ने पाकिस्तान पर इतना जबरदस्त दबाव बना दिया कि अब उन्हें दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखानी ही थी। अब पाकिस्तान के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था, और जवाब आया सिर्फ 17 दिन के अंदर। 28 मई 1999 को पाकिस्तान ने चगाई की पहाड़ियों में एक के बाद एक कई न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, और आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान दुनिया का एक नया न्यूक्लियर पावर बन गया। तो इन टेस्ट के बाद हुआ क्या? पहली बात, AQ खान पाकिस्तान में रातों रात नेशनल हीरो बन गया। दूसरी तरफ वेस्टर्न मीडिया ने इसे एक नया नाम दे दिया, इस्लामिक बॉम्ब। और तीसरी और सबसे खतरनाक बात, पर्दे के पीछे खान ने एक नया और उससे भी ज्यादा खतरनाक खेल शुरू कर दिया था। उसने ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ब्लैक मार्केट में बेचनी शुरू कर दी। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर में। देखते हैं कि खान के इस कारनामे का आज क्या असर है और इस पूरी रीजन में न्यूक्लियर हथियारों की क्या स्थिति है। अगर आज के आंकड़ों को देखें तो ये काफी चौंकाने वाले हैं। अनुमान है कि पाकिस्तान के पास करीब 170 न्यूक्लियर हथियार हैं और भारत के पास लगभग 172, मतलब गिनती में लगभग बराबर। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी बात है, इन आंकड़ों में एक बहुत बड़ा टेक्निकल फ़र्क है। पाकिस्तान के सारे हथियार एटम बॉम्ब हैं, वहीं दूसरी ओर भारत ने 1998 में एक थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस यानी एक हाइड्रोजन बम भी टेस्ट किया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ताकत के मामले में भारत के पास कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन खान की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। शायद उसका सबसे खतरनाक काम तो अब शुरू हुआ था। उसने ये चोरी की हुई टेक्नोलॉजी और ब्लूप्रिंट्स का एक पूरा ब्लैक मार्केट नेटवर्क बना लिया और उसे नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया जैसे देशों को बेच दिया। इससे न्यूक्लियर हथियारों के फैलने का खतरा पूरी दुनिया में कई गुना बढ़ गया। तो AQ खान की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी और गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी को चुराया जा सकता है, उसे खरीदा और बेचा जा सकता है, तो क्या इस दुनिया में कोई भी सच में पूरी तरह से सुरक्षित है?